नमस्कार साथियों, जोश आईएएस पीसीएस प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए बीपीएससी के द्वारा अभी कुछ दिन पहले ही कैलेंडर जारी किया था, जिसमें ये बताया गया है कि बीपीएससी एईडीओ का एग्जाम एईडीओ का एग्जाम कब होने वाला है। तो एईडीओ का एग्जाम आप लोग का कब होने वाला बताइए बाबू। आप लोग का जनवरी 2026 में होने वाला है। आप लोग को इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है। इस एग्जाम को देखते हुए जोश आईएएस पीसीएस प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए लेके आया है बीपीएससी के द्वारा अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, जिसका हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, ताकि हम लोग ये समझ सके कि बीपीएससी किस तरीके से अपने पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि बीपीएससी के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया था एईडीओ का, उसमें एग्जाम पैटर्न क्या है, वैसे एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे दिया है पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 1 में आपसे ये बोला गया है सब्जेक्ट में क्या दिया गया है, जनरल लैंग्वेज। सेकेंड पेपर में दिया गया जनरल स्टडीज और थर्ड पेपर में दिया गया आपसे जनरल एप्टीट्यूड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य योग्यता। ठीक है, आप लोगों को तो पता ही परीक्षा की प्रकृति क्या होने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव नेचर की होने वाला है। प्रश्न की टोटल कुल संख्या होने वाला है 100। कितना घंटे का होने वाला है, अवधि जिसे बोलते हैं, अवधि कितने घंटा का होने वाला है, 2 घंटा का होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए टोटल जो मार्क्स होने वाला है, खास करके आपको जनरल लैंग्वेज में आपको उसमें क्या करना है ना, 30% आपको मिनिमम नंबर लाना ही पड़ेगा। ये बोल रहा है क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, जो कि आप लोग के लिए जरूरी है। तो आपको इंग्लिश में कितना नंबर लाना पड़ेगा, 30 अंक का 30% कितना हो जाएगा, आप लोग को 9 नंबर इंग्लिश में लाना पड़ेगा। और हिंदी में कितना लाना पड़ेगा, 21 नंबर लाना पड़ेगा। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आप लोग इसको इग्नोर करिएगा तो आप लोग एग्जाम से बाहर हो जाइएगा, कंपटीशन से बाहर हो जाइएगा। तो इसको ध्यान में, खास करके ध्यान में रखना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको पता होता है हम कर ही लेंगे, इसके चक्कर में ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम हॉल में जाके गलती करके आ जाते हैं और ये 30% नंबर भी नहीं ला पाते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, और एक बात बताया गया है इसमें विज्ञापन में कि देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 1/3 निगेटिव है। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, निगेटिव पे कंट्रोल करना आना चाहिए, नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, रेस से बाहर हो जाइएगा। तो चलिए, जो भी सिलेबस है इसमें बताया गया है, सिलेबस आप लोग को ऑलरेडी पता है। अगर नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। और आप लोग साथ ही साथ जोश आईएएस पीसीएस का टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, यहाँ पे आईडी दिया हुआ है और वहाँ पे आप लोग। तो चलिए, कम टाइम लेते हुए आप लोग का हम लोग चलते हैं। आज क्या करने वाले हैं, बीपीएससी के द्वारा एएसओ का एग्जाम लिया गया था। कब लिया गया था, तो 10 सितंबर 2025 को लिया गया था। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इससे आप लोग को ये पता चलेगा कि बीपीएससी अपना एग्जाम में किस तरह के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो चलिए देखते हैं एएसओ का पेपर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट है खास करके लाइव आइए और साथ ही साथ पेन और कॉपी लेके बैठिए, ताकि आप लोग को ये पता चल सके कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस क्वेश्चन को किस तरह से एनालिसिस करने आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और एक चीज साथ ही साथ एक चीज और बता दूं आप लोग को, आप लोग क्या करिएगा, आप लोग आज हम लगभग 75 या 50 या 75 के अप्रोच क्वेश्चन क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग बताइएगा कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ, और साथ ही साथ खुद के साथ ईमानदार रहिए, ध्यान से पढ़ते हैं और इसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए और आप लोग आंसर करिए, इसका आंसर क्या होने वाला है और आप लोग किस तरह से इस क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है आपसे, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सबसे पहली बात है क्या करना है, निम्नलिखित कथन पे क्या करना है, आपको विचार करना है। तो आपके पास कितना कथन दिया गया है, 1 2 3। तो चलिए कथन नंबर 1 को पहले पढ़ते हैं। कथन नंबर 1 में आपसे ये बोला गया है, हड़प्पा लिपि मिस्र और मेसोपोटामिया की लिपि की सटीक प्रतिकृति थी जो उनके सांस्कृतिक संबंधों को इंगित करती है। देखिए कथन में 1 में जो बोला गया ना, सटीक प्रतिकृति क्या थी, यहाँ पे नहीं थी। इस बात को आप लोग को समझना है, क्योंकि बीपीएससी ना छोटा छोटा चीज के साथ खेल रहा है और बच्चा इसी बात को नहीं समझ पा रहा है। सटीक प्रतिकृति नहीं थी तो इसका कथन क्या हो जाएगा, कथन गलत हो जाएगा। कथन 2 में बोला गया आपसे, सभ्यता भार में मानक बाट और
मापों का उपयोग हड़प्पा संस्कृति की एक रूपता का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में ना मानक बांट और मापों का एक रूपता का प्रतिनिधित्व किया गया था। चलिए कथन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो कथन 2 आपका क्या हो गया, सही हो गया। कथन 3 को चलिए आप लोग बताइए पढ़ के इसका क्या होने वाला है। तो हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन ज्यादातर हाथ से बने थे, क्योंकि वे कुम्हार के चाक से अनजान थे। चलिए आप लोग बताइए, हड़प्पा सभ्यता तो पढ़े हैं, क्या लगता है आप लोग को उस टाइम में कुम्हार के चाक से लोग अनजान थे? बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, उस टाइम में कुम्हार के चाक से अनजान नहीं थे। क्या था उस टाइम में? कुम्हार के चाक की जानकारी था। इस बात को समझिए। तो आपका कथन क्या हो गया, 3 गलत हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए कथनों में कितने सही है। तो बाबू बताओ रे कितने सही है। केवल कथन 2 सही है, मतलब केवल 1 सही है। बहुत बच्चा क्या करता है यहाँ पे ना, केवल 2 को टिक करके आ जाता है, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलो इस तरह से क्वेश्चन को क्या किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। भले एक क्वेश्चन में अभी तुम 2 मिनट दे दो, लेकिन बाद में आपको बहुत फायदेमंद होगा, इस चीज को समझो। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। किस देश ने भारत को हथियारों और रक्षा संबंधी वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? तो देखो इसका आंसर क्या होने वाला, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो यूएई, तुर्की, कतार और रसिया। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर रसिया हो जाएगा। तो किस देश ने पूछा था? तो हथियार और रक्षा संबंधी निर्यात मतलब और आयात में क्या होता है आप लोग को पता है। आयात मतलब क्या होता है, कोई भी चीज को, किसी वस्तु को हम अपने देश में मंगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, आयात। कोई भी देश कोई भी वस्तु को हम किसी अदर कंट्री में भेजते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, निर्यात, जिसको बोलते हैं एक्सपोर्ट। और कोई चीज मंगाते हैं उसको इम्पोर्ट बोलते हैं। इस चीज को समझना चाहिए आप लोग को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रसिया हो जाएगा। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि x + 1/x = कितना है, 3 है, तो x के पावर 7 बट्टा प्लस में 1/x के पावर 7 का मान क्या होगा? तो चलो बाबू रे इसको तो शॉर्ट ट्रिक से भी बना सकते हैं, और नहीं तो इसको क्या से लॉन्ग प्रोसीजर से भी बना सकते हैं। लॉन्ग प्रोसीजर में टाइम लगेगा, बहुत सारा कैलकुलेटिव होगा। तो तुम लोगों को क्या करना है, एक ट्रिक दे रहा हूँ, उसको कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसको याद रख लो, बस हो गया। बेसिक क्वेश्चन है। चलो इसका फॉर्मूला होता है बाबू, इसका फॉर्मूला होता है a² - 2 का होल स्क्वायर माइनस में 2, ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, इंटू a³ माइनस में 3a माइनस में a, क्या कर देंगे यहाँ पे, इसका ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। चलो अब इस पे क्या करना है बाबू, तुम लोग को a = क्या रख देना है, a = 3 रख देना है। और तुम लोग क्या करो, इसका कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करो, ठीक है। इसका आंसर होने वाला है 843। तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा इसको सॉल्व करके क्या आंसर आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे ये पूछा जा रहा है, जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी। तो जीडीपी और सीपीआई और आईआईपी के लिए बेस ईयर को क्या किया गया था, संशोधन कर दिया गया था। उसी से क्या कर दिया, आप लोग से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो देखो जब जीडीपी का बात कर रहे हैं ना, तो इससे पहले क्या था जीडीपी का बेस ईयर, इससे पहले क्या था बेस ईयर 2011-12, जबकि संशोधन करके क्या कर दिया गया है, संशोधन का बात पूछ रहा है तो संशोधन करके 22-23 कर दिया गया था। इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है तुम लोग को। जब 22-23 कर दिया गया था तो देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 ऑप्शन कट हो जा रहा था। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी कट हो गया था। चलो अब देखो ए और डी में तुम्हारा ऑप्शन कंफ्यूजन हो रहा है, में भी तो थोड़ा सा और ध्यान करना है। अब जाएंगे सीपीआई के तरफ। तो सीपीआई का बेस ईयर क्या रखा गया था बाबू बताओ। तो सीपीआई का बेस ईयर संशोधन कर क्या कर दिया गया था 2023-24। देखो ऑप्शन नंबर ए भी कैंसिल हो गया तुम्हारा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बाबू रे, इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए जितना भी बच्चे हैं क्लास में लाइव जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोला जा रहा है आपसे, 2024 में सुरक्षित एआई विकास को बढ़ावा देने के लिए यूएसए और यूके सहित कितना कंट्री, तो 25 से अधिक देशों ने किस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर किस अंतरराष्ट्रीय समझौते पर साइन किए, मतलब हस्ताक्षर किए हैं। देखो रे बाबू ऑप्शन में क्या दे रहा है आपसे, एआई जिनेवा चार्टर, वैश्विक एआई रूपरेखा समझौता,
नैतिक एआई सम्मेलन, ऑप्शन डी में दिया ब्लेचली घोषणा। देखो इसका आंसर तो डी होना चाहिए, ब्लेचली घोषणा, बट बीपीएससी ने क्या किया, इसको याद रखना, बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, बीपीएससी ने क्या करते इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। इस चीज को याद रखना है तुम लोग को, ये इसको नोट डाउन कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये पूछा जा रहा है आपसे, वायुमंडल में हमेशा होता है, क्या होता है, धूल होता है, वायु होता है, ऑक्सीजन होता है, उपरोक्त सभी। आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो बाबू, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव पूछ रहा है तुम लोग से, लोकसभा। अभी 2024 में लोकसभा आम चुनाव हुआ था, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ दिया, तो वही पूछ रहा है तुमसे, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम सेशन को, मतलब फर्स्ट सेशन को संबोधित करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्रालय। क्या हो जाएगा इसका आंसर, राष्ट्रपति। क्यों हो जाएगा राष्ट्रपति, बहुत बच्चा क्या करता है यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष को टिक कर देता है, जो कि क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री तो होगा नहीं, क्योंकि उस टाइम तो उसका इलेक्टेड होकर आता ही नहीं है वो लोग, और संसदीय कार्य मंत्री ये भी नहीं होगा। तो एक चीज तो तुम्हें आ गया, राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज याद रख सकता है। आर्टिकल यहाँ पे अगर याद रखना चाहते हो तो अनुच्छेद 87 के सब क्लॉज 1 में ज्वाइंट सीटिंग का बात किया गया है, ठीक है ना। इस चीज को क्या कर सकते हैं तुम लोग, थोड़ा सा याद रख सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, एक वर्ग की भुजा कितना है, 12 मीटर है। तो इसकी परिधि क्या होगा, तुम लोग होमवर्क में इसको कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में होमवर्क में दे रहा हूँ ये क्वेश्चन। ऐसे तो क्या होता है 4 × a होता है, तो आप लोग आंसर कर लेना, इसको एक जगह 12 रख देना है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा लौह चुंबकीय है। देखो बाबू, लौह और चुंबकीय, जिसमें क्या होना चाहिए, लौह चुंबकीय पदार्थ किसे बोलते हैं, वैसा पदार्थ जो चुंबक द्वारा क्या हो जाता है, प्रबल से मतलब अधिक से आकर्षित हो जाता है, और बाहरी चुंबकीय क्षेत्र अगर हटा भी दिया जाएगा फिर भी वह क्या करता है, अस्थाई मतलब परमानेंट चुंबकीय गुण प्राप्त कर लेता है। उसे हम क्या बोलते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं। देखो बाबू, ऐसा लकड़ी हो सकता है, लकड़ी में ऐसा गुण होता है, नहीं होता है। उसके बाद देखो क्या है, निकल, जो कि बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ क्या हो सकता है बाबू बताओ, निकल के साथ साथ क्या आता है, आयरन आता है। इसके साथ क्या आता है, कोबाल्ट आता है। देखो उसके बाद ऑप्शन सी में क्या दे रहा है आपको, मैग्नीज। तो देखो मैग्नीज क्या है, मैग्नीज है प्रति चुंबकीय पदार्थ। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया तुम्हारा, मैग्नीज, प्रति चुंबकीय पदार्थ। इस चीज को क्या रखना है, तुम लोग को याद रखना है थोड़ा सा। चलो बाकी अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने निम्न में से किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है। ऑप्शन ए में दे रहा है केन्या, बी में दे रहा है बोत्सवाना, ऑप्शन सी में दे रहा है नाइजीरिया, ऑप्शन डी में दे रहा है नामीबिया। कौन सा देश घोषित किया बाबू बताओ आंसर। इसका कौन सा देश था, केन्या ने घोषित किया है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, जो कि बिल्कुल आप लोग को डाटा होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और 12 के लिए आपको लिए एक निर्देश दिया गया है। जो निर्देश में ये बताया गया है कि ए और बी क्या पढ़ाते हैं, हिंदी और इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो चलो बाबू, ए के बारे में क्या पढ़ाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। बी क्या पढ़ाते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। सी और बी क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश और ज्योग्राफी पढ़ाते हैं बाबू रे। तो इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। बी भी पढ़ाते हैं इंग्लिश एंड ज्योग्राफी। डी के बारे में लिख लेते बाबू, गणित और हिंदी। गणित के लिए एम, हिंदी के लिए एच। और ए क्या पढ़ाते हैं, गणित और हिंदी। गणित और हिंदी हो गया। चलो ई के लिए लिख लो, ई क्या पढ़ाते हैं, एच आई फॉर हिस्ट्री और पी बी फॉर पंजाबी। और बी भी पढ़ाते हैं हिस्ट्री एंड पंजाबी, पी बी। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्न में से हिंदी और ज्योग्राफी दोनों पढ़ाने वाले शिक्षकों का युग्म कौन सा है। चलो बाबू बताओ इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए में दे रहा है सी और डी, ऑप्शन बी में दे रहा है बी और सी, ऑप्शन सी में दे रहा है ए और बी, ऑप्शन डी में रहा है उनमें से कोई नहीं। चलो बाबू, हिंदी और ज्योग्राफी, देखो कलर चेंज कर लेते हैं। हिंदी और ज्योग्राफी कहाँ पे पढ़ा रहा है, देखो एक हिंदी यहाँ पे है, एक ज्योग्राफी यहाँ पे है, बाकी किसी में नहीं है।
तो चलो ऑप्शन बी की ओर चलते हैं। तो ऑप्शन बी कहाँ कहाँ है, तो ऑप्शन बी में है और सी में है, तो ये कैंसिल हो गया। और देखो सी नहीं पढ़ाते तो ये भी कैंसिल हो गया, ए भी नहीं पढ़ाते ये भी कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 12 को देखो, इन शिक्षकों में सबसे ज्यादा विषय कौन पढ़ाता है, तो देखो काउंट कर लो यहाँ पे। तो बी में देखो कौन, 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट पढ़ाता है बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है आपसे, किसी एक न्यायाधीश को एक से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की शक्ति प्राप्त है। देखो बाबू, जब एक जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या करते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, तो वही पूछ रहा है वो पावर किसके पास है। ऑप्शन ए में दिया है आपसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी में दिया है पार्लियामेंट मतलब संसद, ऑप्शन सी में दिया है प्रधानमंत्री कार्यालय जिसको पीएमओ ऑफिस बोलते हैं, ऑप्शन डी में क्या दिया है, राष्ट्रपति। देखो ये ट्रांसफर करने की जो शक्ति है ना, राष्ट्रपति के पास होता है, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। और ये कौन सा आर्टिकल में है, तो आप लोग अनुच्छेद 222 याद रख सकता है, ठीक ना। और किसके परामर्श पर देता है, तो सीजीआई के परामर्श पर देता है, जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उसके परामर्श पे क्या करता है राष्ट्रपति, एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में क्या करता है, जज को ट्रांसफर करने की शक्ति प्राप्त है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोला आपसे 7578 में न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27, 35, 42 और 56 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। देखो बाबू इस क्वेश्चन कैसे डील करना है, ये जो नंबर दिया है ना 7578, तो सबसे पहले क्या करेंगे 27, 35, 42 और 56 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक ना। एलसीएम, जो इसका एलसीएम निकालेगा 7560 आएगा। अब जो इतना आया ना इसमें क्या करेंगे 7578 में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो जो तुम्हारा शेष रिमाइंडर जो बचेगा 18 बचेगा, वही सब्ट्रैक्ट कर देगा, तो तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे ये बोला है, निम्न में से कौन ग्रुप में नहीं आता है, मतलब समूह में नहीं आता है। चलो इसका आंसर बताओ क्या होगा। देखो चील, गोरैया, चमगादड़ और कबूतर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, चमगादड़। क्यों होगा चमगादड़, क्योंकि ये मैमल है। मैमल क्या होता है, स्तनधारी जीव है, ठीक ना, स्तनधारी जीव। मोनू जी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जितने भी स्टूडेंट है, अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और आप लोग बताइए अभी तक 15 क्वेश्चन हो गया, कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। पायरोलुसाइट, साइलोमेलेन और ब्रूनाइट निम्नलिखित खनिज के अयस्क है। तो देखिए आपको 3 चीज दे दिया गया और आपसे पूछ रहा है किस चीज का अयस्क है, आप बताइए। तो बताइए बाबू क्या होगा, मैग्नीज, लौह अयस्क, तांबा और बॉक्साइट। तो क्या आंसर होने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए आप लोग। तो क्या होने वाला है, मैग्नीज होना। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आप लोग का। चलिए आप लोग लगता है केमिस्ट्री पढ़ के आए हैं क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से अज्ञात का मान ज्ञात करें, मतलब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे क्या होने वाला है उसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन, आपको क्या करना है, कॉलम नंबर 1 में जाना है, फर्स्ट पंक्ति और थर्ड पंक्ति को क्या करना है, गुणा कर देना है, और सेकंड पंक्ति को क्या करना है, भाग कर देना है। तो देखिए 5 का 20 भागा 2 कितना गया 10। सेम प्रोसीजर करिएगा तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 13 भागा में 13 गुना में x करिए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हाँ 13 गुना में x भागा में क्या करना है 7 इक्वल टू 39। यहाँ पे क्या करेंगे x से वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। बाकी आप लोग बताइए सही है कि गलत, ठीक ना। आप लोग भी अपना दिमाग लगाइए, इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या पूछ रहा है, एक स्कूल में 1400 छात्र है, उनमें से 25% क्या करता है, चश्मा पहनते हैं, और चश्मा पहनने वालों में से 2/7 लड़के हैं, सॉरी 2/7 लड़के हैं, तो कितनी लड़कियां। अब किसके बारे में पूछ रहा है, लड़कियां के बारे में पूछ रहा है, चश्मा पहनती है। तो देखिए 1400 का 25% निकालिएगा तो कितना आ गया बाबू, बताओ, 350 आ गया। अब 350 में क्या बोल रहा है, 2/7 कितना है, लड़के है,
तो लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा बताओ? 2/7 लड़कियां तो 5/7 लड़कियां हो जाएगा। तो 5/7 लड़कियां की संख्या आ जाएगा तो कितना आ जाएगा बताओ? 250 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से पूछ लेना, मैं इसका अच्छा से एनालिसिस करके तुम लोग को कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में चलो, मानव विकास रिपोर्ट 2025 के बारे में तुमसे पूछ रहा है। तो 25 में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपसे सत्य के बारे में पूछ रहा है, कौन सा सत्य नहीं है। यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करता है, मतलब क्या है? गलत है, ठीक ना, यही पूछ रहा है तुमसे। देखो इसका कथन ए में दिया है, मानव विकास रिपोर्ट 2025 का तुमसे थीम पूछ रहा है। थीम क्या दिया है? ग्रिड लॉक को तोड़ना और ध्रुवीकृत दुनिया में सहयोग की पुनर्कल्पना है। ये सही है कि गलत है? आप लोगों को थीम अगर याद होगा तो ये जो थीम दिया गया जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब गलत है, तो इसका कथन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी में चलते हैं, मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान। देखो भारत के बारे में तुमसे पूछ लिया, कौन सा पोजीशन पे है? 134 दे दिया है। 134 नहीं था, कितना था? 130 था। तो इसका आंसर ये मतलब ये ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन बी गलत हो गया तो मतलब ए और बी कथन दोनों गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू रे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, यदि ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है, तुमसे ये बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई क्या करते हैं हम लोग? बढ़ा देते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन दोनों की आवर्धन शक्ति पर क्या इफेक्ट होगा? कहने का मतलब यही हुआ। तो देखो जब भी तुम सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता निकालने जाता है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, जिसे चलो m = लिख लेते हैं L/f0। क्या होता है? L/f0। f0 मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ, ठीक ना। यदि तुम इसको बढ़ाते हो क्या होगा? इसका माइक्रोस्कोप का क्या हो जाएगा? पावर क्षमता, अब मैग्नीफाइंग पावर क्षमता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो ए ऑप्शन गलत हो गया। और देखो हाँ, इसको एक नहीं काट सकता, यहाँ पे बढ़ जाए 2 काट दो, बी ऑप्शन काट दो और ये काट दो, डी काट दो। इसको इरेज कर लो क्योंकि ये थोड़ा सा तुमको अभी नहीं। हाँ चलो आप देखो दूरबीन का निकाल लेते हैं। तो दूरबीन का क्या होता है बाबू रे? दूरबीन का पावर जो होता है f0/में f ही होता है। f0 मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लंबाई, और f ही मतलब आई लेंस की फोकल लंबाई, ठीक है। हाँ फोकल लेंथ बोल सकता है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का बात कर रहा है, तो यहाँ पे तुम बढ़ाएगा तो इसका दूरबीन का क्या होगा? पावर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू बताओ? देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक तो इसका कम हो रहा है, सूक्ष्मदर्शी का कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन दूरबीन का क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारा आंसर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बता देना। और ये चीज याद रखना, ये छोटी छोटी जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ना, इसको कॉपी में नोट डाउन करते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। 21 आप लोग के लिए होमवर्क देने का सोच रहे हैं, लेकिन चलिए इसमें पूछ रहा है आप लोग से कौन सा भिन्न है, मतलब अलग है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, बर्लिन। बर्लिन किसका राजधानी है? तो जापान का है। बाकी बी सी डी क्यों नहीं है, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर करना। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारत सरकार अधिनियम या भारतीय परिषद अधिनियम ने 3 मतलब अलग अलग प्रेसिडेंसी, कौन कौन सा? मद्रास, बम्बई और बंगाल को एक क्या सामान्य प्रणाली में लाया? क्या होगा बाबू? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो बाबू बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय परिषद अधिनियम 1861। इस चीज को क्या करना है? आप लोग को याद रखना है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। बिना पंखुड़ियों वाले फूलों का परागकण होता है, तो किसके द्वारा परागकण होता है बाबू बताओ? हवा के द्वारा, कीट के द्वारा, तितलियों के द्वारा या पक्षियों के द्वारा? किसके द्वारा होता है बाबू? हवा के द्वारा होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 में आपसे ये पूछा जा रहा है, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2023 के दौरान ब्रिक्स द्वारा समूह में शामिल होने के लिए, ब्रिक्स जो ग्रुप है उसमें शामिल होने के लिए किस देश को आधिकारिक रूप से आमंत्रित किया गया? कौन सा देश था? इंडोनेशिया, तुर्की, मैक्सिको, अर्जेंटीना। कौन कौन सा देश था? अर्जेंटीना। इसको ऑफिशियली बुलाया तो गया था,
लेकिन अर्जेंटीना ने क्या किया, जाने से मना कर दिया था। बाकी और देश को भी बुलाया गया था, अगर चाहता है उसका नाम लिखना तो लिख सकते हैं। तो उसका नाम है ईरान, यूएई, सऊदी अरब, लिखते जाओ कॉपी पे, बाकी कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। इथोपिया एंड इजिप्ट, इस सारे कंट्री को क्या किया था, बुलाया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं बुलाया गया था। इस चीज को भी क्या करना है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आप लोग के लिए होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग होमवर्क में इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। 26 भी आप लोग के लिए क्या है, होमवर्क है, बेसिक क्वेश्चन है। चलिए 27 बताइए, निम्नलिखित में कौन सी रिपोर्ट या रिपोर्ट WTO द्वारा प्रकाशित नहीं की जाती है बाबू। तो WTO कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित करता है और कौन सा रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करता, इस चीज को आप लोग को समझना बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहली बात, WTO है ना, जो 2 रिपोर्ट इसमें जो बताया गया, विश्व व्यापार रिपोर्ट, वैश्विक रुझान रिपोर्ट, विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा और विश्व निवेश रिपोर्ट, तो इसमें से 2 रिपोर्ट जारी करता है। ये रिपोर्ट और ये रिपोर्ट क्या करता है, WTO जारी करता है। कौन जारी नहीं करता है, तो देखो ये और ये जारी नहीं करता है। तो देखो 2 को जारी करता है, 2 को जारी नहीं करता है, इसलिए क्या किया ना BPSC ने, इस क्वेश्चन को क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। इस चीज को क्या करना है, याद रखना है। जो विश्व निवेश रिपोर्ट है ये कौन जारी करता है, तो ये UNCTAD जारी करता है, UNCTAD। UNCTAD क्या करता है, इसका जारी करता है। आप लोग बताओ UNCTAD का हेड ऑफिस कहाँ पे है और इसका भी सेक्रेटरी कौन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। चलो क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में देखो, और एक चीज समझने की कोशिश करना, जो BPSC है ना, मिसिंग नंबर को कुछ ज्यादा ही टारगेट करता है, यहाँ पे बच्चा को फंसाने को ज्यादा कोशिश करता है। देखो ग्रिड सारणी को पूरा करने के लिए मिसिंग नंबर ज्ञात करिए। तो देखो यहाँ क्या करना है, 5, 30, 35। तो सबसे बड़ा इसमें क्या सोचना था, जो बड़ा नंबर होता है ना उसको टारगेट करना होता है हम लोग को। तो बड़ा नंबर पे पहुंचने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 30 आ जाएगा। देखो इसी तरह से हम रोड नंबर 3 में आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर वही लगाया गया है। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 29 में चलो। 29 में आपसे ये पूछ रहा है, 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 35% और 50% क्या है, अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट अधिक है, यही पूछ रहा है, कितना परसेंट है मतलब, सॉरी। तो देखो फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या और तीसरी संख्या। तीसरी संख्या अगर हम 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 135 हो जाएगा, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या कितना परसेंट है। तो पहली संख्या कितना है बाबू, 135, दूसरी संख्या कितना है, 150। परसेंट निकालना है तो क्या करते, 100 से गुना कर देते, इसका आंसर क्या आ जाएगा बताओ, कैलकुलेट करके 90% आ जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम का क्या करना है, आरोही क्रम में क्या करना है, सजाना है। तो देखो यहाँ से BPSC हमेशा से एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है, यहाँ से BPSC हमेशा से पूछता है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए, इसका जो होता है ना विद्युत चुंबकीय, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है सबसे कम किसका होता है, रेडियो का। देखो रेडियो का सबसे कम होता है, तो यहाँ इंफ्रा कैंसिल हो गया, इंफ्रा कैंसिल हो गया, तो बच गया A और D। उसके बाद किसका होता है, इंफ्रा का होता है, तो इंफ्रा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D। इसका मतलब A भी कैंसिल हो गया। इस चीज को तुम्हें याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा। चलो क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। नारियल का खाने वाला भाग कौन सा है, मतलब खाद्य भाग कौन सा है बाबू, तो बीज पत्री, भ्रूण, फल भित्ति और भ्रूणपोष कौन सा है बाबू, बताओ कमेंट सेक्शन में। तो क्या होता है, भ्रूणपोष होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। कोपेन जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार बिहार के बारे में देखो तुमसे पूछ रहा है, मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु में स्थित है। देखो कोपेन का जो क्लासिफिकेशन है क्लाइमेट चेंज के लेकर, तो इसमें कौन सा आता है, किसमें आता है, CWG में आता है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ये आप लोग पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, तो याद होगा तुम लोग को। चलो क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ब्रायोफाइट्स को वनस्पति जगत के उभयचर में क्यों कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। क्या है बाबू, उनका जीवन चक्र जलीय और स्थलीय दोनों अवस्थाओं को शामिल करता है।
ये अत्यधिक तापमान के प्रति अत्यधिक सहनशील होते हैं। वे जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। उन्हें लैंगिक प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। क्या होगा बाबू इसका? जब भी उभयचर का बात कर रहा है तो इसको क्या जल और स्थिर दोनों अवस्थाओं को शामिल करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 34 को देखो और ध्यान पूर्वक सोल्व करने की कोशिश करो। रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्योंकि आप हर एक एग्जाम में इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। वो क्या बोल रहा है? ए गुना बी का मतलब ए बी के दक्षिण में है, ए प्लस बी का मतलब ए बी के उत्तर में है, ए परसेंटेज बी का मतलब ए बी के पूरब में है, ए माइनस बी का मतलब ए बी के पश्चिम में है। तो P परसेंटेज Q प्लस R माइनस S में Q के सापेक्ष S किस दिशा में है? तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना। अगर नहीं आएगा तो मैं समझा दूंगा। चलो सोल्व करके ही बता देता हूँ तुम्हें। P परसेंटेज Q मतलब A परसेंटेज Q का मतलब क्या है? A B के पूरब में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q जो हो जाएगा P के पूरब में होगा। Q जो होगा P के क्या होगा? पूरब में होगा। ठीक है, यही तो तुमसे पूछ रहा है ना। देखो बाबू रे क्या बोल रहा है? P परसेंटेज Q मतलब A परसेंटेज Q का मतलब A B के पूरब में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Q हो जाएगा और P क्या हो गया? पूरब में आ गया। Q प्लस R, प्लस का मतलब क्या है? A B के उत्तर में है, तो Q जो है R के उत्तर में होगा। R के उत्तर में हो गया Q। R माइनस S मतलब A माइनस B, A B के क्या है? दक्षिण में है, तो यहाँ पे S क्या हो जाएगा? R के दक्षिण में हो जाएगा। एक मिनट रुको, A माइनस बी का मतलब A B के पश्चिम में है। हाँ, तो R माइनस S का मतलब है R जो है S के पश्चिम में है, तो S के पश्चिम में R है। तो Q के सापेक्ष पूछ रहा है, जिसके सापेक्ष पूछता है ना, क्या करना? वहां पे प्लस का साइन बना देना है। यहाँ Q है, देखो ये क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो देखो Q के सापेक्ष किसमें? साउथ ईस्ट में आ रहा है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखो 35 में आपसे क्या पूछ रहा है? 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किस देश ने संभाली है? कौन सा देश संभाला है बाबू? थाईलैंड, भारत, रसिया और इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? थाईलैंड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। देखो 36 में क्या पूछा जा रहा है आपसे? केंद्रीय बजट 2025 में दालों को आत्मनिर्भरता के बारे में प्रमुख घोषणा क्या थी? जब देखो केंद्रीय बजट आया था ना 2025 का, तो इसमें दाल के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में कुछ घोषणा किया गया था, उसके बारे में तुमसे पूछ रहा है। तो जब घोषणा किया गया था, क्या क्या घोषणा किया गया था? तो उसमें देखो ये बताया गया था, तुअर, उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय मिशन का शुभारंभ। कथन बी में दिया था तुअर, उड़द और मूंग पर केंद्रित 5 वर्षीय का मिशन शुभारंभ। ऑप्शन कथन सी में दिया था प्रत्येक राज्य में दाल निर्यात क्षेत्र की स्थापना। देखो जब ये घोषणा है तो इसमें ये बताया गया था तुअर, उड़द और मसूर पर 6 वर्ष के लिए मिशन का शुभारंभ किया गया था, जो कि बिल्कुल क्या है? सही है। बाकी कथन बी और कथन सी क्या है? गलत है। 5 वर्ष नहीं था। इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 37 को चलते हैं। सवाल के लिए क्या पूछ रहा है तुमसे? गलत कथन खोजे। तो गलत खोजना है ना कि सही, ये चीज ध्यान में रखना है माइंड में। कथन ए में दिया, ऑप्शन ए में दिया आपसे क्लोरेला का उपयोग अंतरिक्ष भोजन में किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो गलत हो जाएगा ये। लेकिन सवाल द्वारा निर्मित होता है, जो कि बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपको, क्योंकि गलत पूछ रहा है आपसे। अगर ग्रेसी लेरिया से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। अगर जो होता है किसे उत्पन्न होता है? ग्रेसी लेरिया से उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही है। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी। जो मैनीटोल है लाल शैवाल का एक खाद्य भंडार है? नहीं, मैनीटोल कौन सा शैवाल का है? भूरा शैवाल का भंडार है, जो क्या हो जाएगा? ये गलत है, इसीलिए क्या हो जाएगा? कथन डी सही हो जाएगा इसका। इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे। जब भी तुमसे गलत पूछे तो इसको थोड़ा सा माइंड में वहां पे बी केयरफुल हो जाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 आप लोग एक पैटर्न दी गई है और कुछ लुप्त पद दिया गया है, उसमें से आपको सही विकल्प को चुना और श्रृंखला क्या करना है? पूरा कर देना है। ये आप लोग को होमवर्क में दे रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी सोहन जी और गीता जी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
कमेंट सेक्शन को ज़्यादा इधर उधर नहीं, गलत तरीके से कोई भी चीज़ों को नहीं भरना है। घर घर की बातें हम बाद में कर लेंगे, थोड़ा सा अभी क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और एनालिसिस पे ध्यान दीजिए किस तरह से, और नोट डाउन करते रहिए। जो होमवर्क में दे रहे हैं उसका आप लोग कमेंट करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। कौन से प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय चिकित्सक आयुर्वेद के प्रमुख संस्थापकों में से एक माने जाते हैं जिन्हें संहिता की रचना की है? बताओ आप लोग, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या जाएगा? चरक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 को देखो। निम्नलिखित में x का मान क्या होगा? ये लोग आप लोग बताओ, इसका x का मान क्या होने वाला है। चलो हम आप लोग को एक हिंट दे देते हैं, उस पैटर्न को फॉलो करके बना। देखो क्या होता है, 3 के स्क्वायर प्लस में 0 करेंगे हो तो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 5 के स्क्वायर करेंगे प्लस में 3 करेंगे। यहाँ पे देखो 8 के स्क्वायर करो प्लस में 1। पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है, इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, फिर दूसरा तरीके से सोचना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे देखो 2 के पावर क्यूब प्लस में 1, 3 के पावर क्यूब प्लस में 1, 4 के पावर क्यूब प्लस में 1। इसका x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5 के पावर क्यूब प्लस में 1 कितना आ जाएगा, 126। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 41 की ओर। 41 में क्या पूछ रहा है आपसे, क्लोरामीन टी एक क्या है? बताओ बाबू क्या है। तो ये क्या है, वेदनाशमक है, कीटाणुनाशक है, ज्वरनाशक है और प्रतिसेवक। क्या है बाबू, कीटाणुनाशक है। और क्लोरामीन टी का उपयोग कहाँ करता है, डॉक्टर लोग जो है ना इंस्ट्रूमेंट को साफ सफाई के लिए करता है, ताकि उसमें जो भी कीटाणु वगैरह है वो क्या करता है, उससे मर जाता है। और पानी को शुद्ध करने के लिए भी करते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 है, ग्लास को सबसे अच्छी तरह से क्या किया गया है, वर्णित किया गया है किसके द्वारा, एक मिश्र धातु के द्वारा, एक गलन क्रांतिक मिश्रण के द्वारा, एक अतिशीतित विलयन के द्वारा, एक जेल के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, एक अतिशीतित विलयन के द्वारा किया गया था। इस चीज को क्या करना है, आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए निम्न में से कौन सा ग्रुप में नहीं आता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करिएगा, ये आप लोग के लिए हम होमवर्क दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। सभी गुलाब फूल है, कुछ फूल लाल है। तो देखिए सभी गुलाब को जी से कर देते हैं इंडिकेट, और फूल को एफ से कर देते हैं, ठीक है। कुछ फूल लाल है, तो कुछ फूल क्या बोला आपसे, लाल है, इसको रेड कर देते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो सभी लाल फूल गुलाब है, नहीं है। सभी लाल फूल गुलाब है, देखिए बाबू सभी लाल फूल गुलाब है, नहीं है, तो ये कथन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी फूल गुलाब है, देखो सभी फूल गुलाब है, नहीं है। कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, कुछ गुलाब लाल है, नहीं है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। देखिए 45 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा मतलब जनसंख्या की ओर चला गया। 2011 का जो जनसंख्या आया था उसके बारे में पूछ लिया आपसे। तो 2001 और 11 के अवधि के दौरान बिहार राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए तो अब यही पूछ रहा है, जनसंख्या वृद्धि की दर परसेंटेज दर घटी, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी बढ़ गई है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आपको जनसंख्या के बारे में कुछ डेटा पता होना चाहिए। तो देखिए जब बिहार का जनगणना रिपोर्ट आया था तो उसमें ये बताया गया था, पहले तो 28.62% था, जो कि बाद में 25.4% हो गया, जो कि क्या हो गया था, कम हो गया था। किसके रिस्पेक्ट में, ये बिहार के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो इसको बिहार के रिस्पेक्ट में लिख लीजिए। और भारत के रिस्पेक्ट में आपका 8.07% था, जो कि बाद में 2011 का जब रिपोर्ट आया तो उसमें कितना हो गया था, 8.60% हो गया था। तो ये क्या हो गया था, बढ़ गया था। तब आप ही लोग ऑप्शन चूज करिए, क्या होने वाला है, जनसंख्या वृद्धि की परसेंटेज रेट और भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी दोनों बढ़ गया था, तो नहीं, तो ये ऑप्शन कैंसिल। यहाँ पे देखिए दोनों घट गया था, तो नहीं। यहाँ पे क्या दे रहा है, जनसंख्या वृद्धि की परसेंटेज दर बढ़ी, लेकिन भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की हिस्सेदारी क्या हो गया था, घट गया था। आपको इस चीज को क्या रखना है, याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। इसका आंसर क्या जाएगा बाबू, 45 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में रुबिस्को एंजाइम की क्या भूमिका है।
देखो जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसके में एक साइकिल को पढ़ाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, केल्विन साइकिल बोलते हैं। केल्विन साइकिल में क्या होता है बाबू, उसमें ये ना रुबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड मिला के ना राइबोबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट बनाता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को समझना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 46 का ए हो जाएगा। चलिए 47 की ओर चलते हैं। 47 में आपसे यही पूछ रहा है, निम्न में से कौन सी समिति पंचायती राज संबंधित नहीं है। देखो बाबू, अशोक मेहता समिति, जीबी के राव समिति और एल एम सिंघवी समिति किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। स्वर्ण सिंह जो समिति है ना, ये संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है, तो फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। इस बात को आप लोग को क्या करना है, समझना है। बाकी ये कौन सा अमेंडमेंट में आया था, तो 42 में। कब आया था, तो 1976 में। इस चीज को भी याद रख सकते हैं। अशोक मेहता कब आया था, आप लोग इसको भी थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं, 1977 में आया था। और जीबी के राव समिति आया था 1985 में। और एल.एम. सिंघवी समिति जो आया था 1986 में आया था। इस बात को आप लोग याद रख सकते हैं। कभी कभी बीपीएससी क्या करता है ना, ईस्वी के साथ भी खेल लेते हैं, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए, एक कुट भाषा में रेन को 42 लिखा जाता है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, RAIN = 42। आर का जो डिजिट वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसको लिख देना। तो आर कितना पे होता है बाबू, 18 पे। ए का 1, आई का 9 और 14, सबको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 40। तो इसी तरह से आपको जोड़ना है, बाकी आंसर करना है। ये होमवर्क में आप लोग के लिए। चलिए 49 में चलते हैं। पौधे में शीर्षस्थ प्रभुत्व के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखो बाबू, जब शीर्षस्थ प्रभुत्व के बारे में बात कर रहा है तो शीर्षस्थ जड़ और प्रो निष्क्रिय रहते हैं, नहीं, ये गलत हो गया। शीर्षस्थ कलियों को हटाने से पार्श्व कलियां में क्या होता है, वृद्धि को बढ़ावा मिलता है, बिल्कुल सही है। तो बाकी ऑप्शन पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 50 आप लोग के लिए होमवर्क है, आप लोग इसको बना के बताइएगा क्या होने वाला है। अच्छी बेसिक क्वेश्चन है। देखिए 18 + में 14 32 होगा, 32 में 4 घटाइएगा तो 28 आ जाएगा। सेम प्रोसीजर करिएगा तो इसका आंसर आप लोग कितना हो जाएगा, बताइए। आंसर डी हो जाएगा। 51 की ओर चलते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1767 से 1769 तक अंग्रेज और हैदर अली के बीच लड़ा गया था। तो यहाँ से आपसे ये भी पूछ सकता है, जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था किसके और किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसी समापन निम्नलिखित में से किस समझौता के बीच हुआ था, मतलब इस युद्ध का जो अंत हुआ था किस समझौता के बीच हुआ था। तो कौन सा संधि के बीच हुआ था बाबू, मद्रास की संधि के बीच में। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। और एक बात बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि, सालाबाई की संधि और मंगलोर की संधि कब से कब हुआ था और कौन सा, मतलब किसके और किसके बीच में लड़ा गया था, ये चीज आप लोग को कमेंट करना है। होमवर्क में आप लोग के लिए यहाँ से भी होमवर्क में दे रहे हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की ओर देखते हैं। एक निश्चित मूलधन पर 4% क्या बोल रहा है, ब्याज दर, कितना वर्ष में, 2 वर्षों में। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक हो रहा है, 1.2 रुपया। देखिए CI माइनस SI = कितना, 1.2। तो यहाँ से P × R/100 के पावर n = 1.2। यहाँ से आप क्या करिएगा, P का वैल्यू निकाल लीजिएगा। R कितना है आपको, 4%। n का वैल्यू मतलब टाइम कितना है, 2 = 1.2। बाबू बताओ P का वैल्यू क्या आएगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करो। बाकी चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग क्या करते हैं, चलने का कोई, इसका आंसर कितने आने वाला है, इसका आंसर 750 आने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा P = 750। चलिए देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, एक परमाणु का रासायनिक बिहेवियर। यहाँ पे बहुत बच्चा गलती करके आया है, ज्यादातर किस पे निर्भर किया जाता है। तो बहुत बच्चा क्या किया ना, यहाँ पे मास नंबर पे टिक करके आ गया, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका आंसर क्या होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आपसे क्या चीज के बारे में बात कर रहा है, रासायनिक बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाकी आप लोगों को तो पता ही है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, तो बाहरी आवरण में रहता है। चलिए बाकी अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए।
और आप लोग द्रव्यमान संख्या, परमाणु भार और न्यूट्रॉन संख्या के बारे में कुछ जानते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है। एक लड़का आगे से कितना है 9वें स्थान पे और पीछे से भी 9वें स्थान पे है। देखिए आगे से भी 9th पे है और पीछे से भी कितना पे है 9th पोजीशन पे है। तो आपसे पूछ रहा है कक्षा में कुल कितने लड़के हैं। आगे से भी 9 और पीछे भी, टोटल कितना हो जाएगा 18। और देखिए 9 की जगह पे 2 बार काउंट हो गया तो इसमें से क्या करना है 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए 55 की ओर चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन योजना, प्रधानमंत्री जीवन योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है। बताओ बाबू किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। जैसे ही G1 वन से रिलेटेड है और प्राकृतिक जहां ऑप्शन दिख रहा है तो आप लोग टिक कर सकते हैं गेस करके भी इस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 में चलते हैं। 56 आप लोग के लिए होमवर्क भी दे सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग कैसे सॉल्यूशन आएगा आप लोग बताइएगा मुझे। डैश में मैग्नीज पे टिक करना है। उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था में है, चलो ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा है। ऑप्शन में दिया MnO2, KMnO4, MnO2, CO10, MnO4 2-। इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या होने वाला बाबू KMnO4 होने वाला है। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्यों आया और कैसे आया। चलिए 57 की ओर चलते हैं। पीएच सूचक लिटमस निम्नलिखित में से किस स्रोत से प्राप्त होता है। तो एक लाइकेन द्वारा होता है, एक भूरा शैवाल द्वारा होता है, एक लाल शैवाल द्वारा होता है, एक कवक द्वारा होता है। बताओ बाबू किसके द्वारा होता है। तो एक लाइकेन के द्वारा होता है। लाइकेन किस चीज से मिलकर बना होता है बाबू। तो कवक और क्या चीज से मिलकर बना होता है, शैवाल से मिलकर बनाता है, जो क्या होता है एक सहजीवी होता है। इस चीज को याद रखना है। चलिए 58 की ओर चलते हैं। गुप्त साम्राज्य के दौरान ऊपरी कारा के बारे में आपसे पूछ लिया। देखिए ऊपरी कारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बताओ बाबू किसके लिए किया जाता है। तो ये देखो यह लोगों द्वारा राजा को दिया गया एक स्वैच्छिक भेंट था। नहीं है, बिल्कुल गलत था, स्वैच्छिक भेंट नहीं है। सभी विषयों पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर है। देखो बोलता है ना ऊपर बाइली कमा लेंगे, वही से रिलेटेड है ऊपरी कारा। क्या हो जाएगा एक अतिरिक्त कर, मतलब अतिरिक्त टेस्ट लगाया जाएगा। ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में चलते हैं। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में नहीं है। ये पूछ रहा है आपसे, जिले में नहीं है। देखो बाबू समस्तीपुर जिला, कटिहार जिला, कैमूर जिला और नालंदा जिला। बताओ किस जिला में पहले है ये बताओ। कटिहार में है, बाकी में नहीं है। कटिहार ऑप्शन 2 में है तो मतलब जहां पे 2-2 होगा उसको हम कट कर देंगे। तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। उपरोक्त में से कोई नहीं तो ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर क्या बच गया बाबू, आपका आंसर ए बच गया। देखो कितना कम टाइम में सोल्व कर लिया इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 60 की ओर चलते हैं हम लोग। यदि किसी संख्या का आधा भाग कितना है 96 है तो उस संख्या का 67% कितना होगा। देखो हाफ इक्वल टू कितना बोला है 96, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 96 इंटू 2, 6 दूना 12, 2 18, 192। तो कितना परसेंट पूछ रहा है 67%, गुना 67 बटा में क्या हो जाएगा 100। देखो 7 दूना 14, कहाँ पे आने वाला लास्ट में 4 कहाँ पे है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए महेश कहता है उसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती बेटी है। देखो जब एक व्यक्ति का परिचय कराता है महेश तो क्या कहता है उस व्यक्ति से, उसकी पत्नी, मतलब ये मान लो महेश है, उसकी मतलब महेश, यहाँ मान लो एक महेश है यहाँ, ठीक है। एक व्यक्ति एक्स है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं तुम्हारे पास, चलो एक्स है। तो महेश की जो पत्नी है धर्मपत्नी, चलो महेश की धर्मपत्नी को वाइफ को चलो वाई कर देते हैं इंडिकेट। अब इसकी जो इकलौती बेटी है, ठीक ना, इसकी इकलौती बेटी को चलो क्या है, चलो बेटी को चलो इस क्वेश्चन को ना यहाँ से फिर इसका ये हस्बैंड हो जाता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा ससुर का रिलेशन आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा सोल्व करके बताना, मैं सही बताया या गलत बताया, आप लोग क्या करना है इसको सोल्व करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते हैं। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार MSME के वर्गीकरण का नया मानदंड नीचे दिया गया है।
देखो जब ये बजट आया था ना, बजट से अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुका है, उद्यम श्रेणी, निवेश सीमा और टर्नओवर सीमा यहाँ से। और ऑप्शन में ये दिया है आपको, उद्यम श्रेणी में सूक्ष्म, लघु और मीडियम, मतलब माइक्रो, स्मॉल और मीडियम दिया गया है। तो आपसे निवेश सीमा मतलब निवेश सीमा मतलब इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर सीमा। देखो जब सूक्ष्म की बात हो 2.5 करोड़ से कम होना चाहिए, उसके इक्वल होना चाहिए, और टर्नओवर कितना चाहिए 10 करोड़ के इक्वल या उसके बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। देखो निवेश सीमा में क्या करते थे हम लोग, याद रखने के लिए बताए थे उस टाइम जब क्लास ले रहे थे, तो उसमें बताया गया था उसको 4 से गुना कर देना था, 10 करोड़ आ गया था। उसी प्रकार लघु में भी बोले थे 4 से गुना कर दो तो 100 करोड़ आ जाएगा। मध्यम में क्या बोले थे 4 से ही गुना करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या किया 2 से गुना कर दिया। चलिए इसका आंसर गलत हो जाएगा, सी गलत हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल। आपके पास कौन सा ऑप्शन बचा? आपके आंसर पी बच गया। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, यह सिद्धांत किसने दिया था? बताओ बाबू कौन दिया था? बेसिक क्वेश्चन है, किसने दिया था? मैक्सवेल ने दिया था। देखो एक कार ने एक यात्रा 15 घंटा में पूरी की। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से तय की गई। तो टोटल डिस्टेंस कितना है तुमको पता करना है। तो देखो बाबू आधा दूरी को हम x मान लेते हैं और आधा दूरी को x मान लेते हैं, ठीक है। तो आधा दूरी कितना किलोमीटर? 20 kmph चला था। चलो 20 kmph, आधा दूरी 30 kmph। आपसे टाइम दे दिया है, कितना घंटा में पूरा किया है? 15 घंटा में। टाइम इक्वल टू क्या होता है बाबू बताओ? डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी, यही होता है ना, डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है बाबू? x है, x बटा में 20 हो जाएगा, प्लस में इसका डिस्टेंस कितना है? x है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एलसीएम निकालो, कितना आएगा? एलसीएम 60 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ? 20 तिया 60, 3x प्लस में 2x। टाइम कितना दिया है? 15 घंटा, तो 15 घंटा। यहाँ से देखो 15 गुना 60 इक्वल टू 5x। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 5 तिया 15, तो x का वैल्यू 180 आया। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? x प्लस में x मतलब 2x। एक x का वैल्यू कितना है? 80, 180, तो बराबर में 360। तो आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर आपका क्या हो गया बताओ? इसका आंसर 360 हो गया। चलिए 65 की ओर चलते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 65 में आपसे यही पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चंपारण की कुछ पहाड़ियों को छोड़कर उत्तर बिहार का शेष मैदान भाग पूरी तरह समतल है। चंपारण के कुछ भाग को छोड़ दीजिए तो उत्तर बिहार का देखिए तो मैदानी पूरी भाग तरह समतल है, जो कि बिल्कुल सही है। उत्तर भाग का मैदान लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। दक्षिण बिहार का मैदान लगभग इतना वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो आपसे ये पूछ रहा है ये कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए इसमें जो बोला गया है ना, तो ये तो बिल्कुल सही है। बाकी जो बोला गया है, ये जो डेटा वाला चीज है, डेटा को क्या करता है? एक्सचेंज भी कर दिया जाता है। तो आप अगर चाहते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को गेस करने के लिए, तो डेटा के साथ अक्सर बीपीएससी और यूपीएससी खेलते रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं? इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो इसका इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा। ये और ये आपका नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 66 की ओर। एंजियोस्पर्म, देखिए एंजियोस्पर्म के बारे में आपसे पूछ रहा है, जाइलम का निर्माण किनके द्वारा होता है? एंजियोस्पर्म में जो जाइलम का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी एंजियोस्पर्म में जाइलम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो एक तो आपको वाहिकाई के द्वारा होता है और रेशे के द्वारा होता है। ये चीज आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। ये आप लोग होमवर्क दे रहे हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग हमको बताइएगा गेस करके क्या होने वाला है इसका आंसर। ऐसे आप बोलिएगा तो इसका आंसर होने वाला होगा, बट आप लोग सोल्व करिए इस क्वेश्चन को। आप लोग भी तो थोड़ा सा दिमाग यूज हो किस तरह से पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। एक बीजपत्री पौधे में क्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है? देखिए जब एक बीजपत्री का बात कर रहा है और उसमें ये पूछ रहा है क्राफ्टिंग क्यों संभव नहीं है, आप लोग इस ऑप्शन देखिए क्या दिया आप लोग, क्योंकि उनमें सिरा विन्यास नहीं होता है
ऑप्शन बी में दिया है क्योंकि वो शाकीय होते हैं, क्योंकि उनमें समांतर शिरा विन्यास होता है, क्योंकि उनमें कैम्बियम नहीं होता है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि वो शाकीय होते हैं। बट बीपीएससी ने क्या किया है, इस क्वेश्चन को बी ना मानते हुए इसका ऑप्शन दिया है। बाद में रिवाइज ऑप्शन जब फाइनल आंसर क्या है तो इसमें क्या कर दिया, उसमें कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसका आंसर डी टिक किया था। ये चीज आप लोगों को क्या रखना है, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को पढ़िए और आंसर दीजिए। जब एक सांसद सदस्य नहीं पूछ सकता है पूरक प्रश्न, एक प्रश्न जो तारांकित है, एक प्रश्न जो न्यायालय में विचाराधीन है, अल्प सूचना पर प्रश्न। तो देखो संसद सदस्य कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछता है, जो न्यायालय में क्या होता है, विचाराधीन होता है। इस चीज को आप लोग को याद रखना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 69 का सी हो जाएगा। चलिए 70 की ओर चलते हैं। ये आप लोग को होमवर्क देते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए देखते हैं। आप लोग होमवर्क बताइए क्या होने वाला है इसका आंसर। 71 की ओर चलते हैं। अब हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसके विघटन से 6 माह की अवधि, कितने बोला है, 6 माह की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही पूरा हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आप लोग को थोड़ा सा भी पढ़े हुए अगर पॉलिटी तो आप लोग को बन जाएगा। एक नगर पालिका का गठन करने हेतु निर्वाचन इसकी समाप्ति अवधि से 3 माह पूर्व। देखिए बाबू 3 माह नहीं होता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग को पता 2 ऑप्शन गलत है तो ये कैंसिल हो गया आपका, ये कैंसिल हो गया। बाकी चलिए और क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की ओर चलते हैं। समय से पूर्व विघटित नगर पालिका के कारण गठित नगर पालिका केवल शेष बचे हुए समय तक चलेगी। देखिए बाबू ये बिल्कुल सही है, 3 सही है और 1 सही है आपका। देखिए 1 और 3 कहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी की ओर चले जाइएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा 71। चलिए 72 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए 72 में आपसे गलत के बारे में पूछ रहा है। कथन में दिया है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। इसका आंसर कौन सा है, ऐसा तो बात नहीं है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकांश वन नष्ट हो गए, जो कि बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 72 का, देखिए नष्ट हो गए हैं, कथन पूछ रहा है। और देखिए ऑप्शन बी को चलिए इसको 1 मिनट इरेज कर देते हैं, आपको पहले अच्छे समझाते हैं इसको। पहले तो पूछ रहा है गलत क्या है इसमें, चलिए गलत की ओर चलते हैं 1 मिनट। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में अधिकांश वन नष्ट हो गए हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव एक क्या है, प्राकृतिक घटना है। मीठे जल निकायों में सुपोषण एक प्राकृतिक घटना है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जंतुओं के लिए हानिकारक है। बताओ ओजोन जो लेयर बनता है वो हम लोग के लिए हानिकारक है या फायदेमंद का चीज है, बताओ। जब ओजोन का निर्माण होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूवी रे से क्या करते हैं, बचाता है, जो क्या करता है सुरक्षात्मक होता है, हम लोग के लिए फायदेमंद होता है। तो यही चीज ना गलती है, ऑप्शन डी गलत होगा, समझा। यही चीज समझना था, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ना है सारे ऑप्शन को, तब जाकर आंसर टिक करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे पूछ रहा है 73 से 75। ज्ञान को अज्ञान बोलते हैं तो सफलता को क्या बोलते हैं। आप लोग बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग के लिए होमवर्क है, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। देखो 74 बताओ क्या होने वाला है। UJMVSLKX दिया है, RUNO और क्वेश्चन मार्क में क्या होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। देखो U का क्या होता है, 21 होता है, J का 10 होता है, M का 13 होता है, V का 22 होता है, S का देखो कितना होता है, 19 होता है, L का 12 होता है, K का 11 होता है, X का 24 होता है। तो देखो 21 से 19 हो गया, 10 से 12 हो गया, 13 से 11 हो गया, 22 से 24 हो गया। तो क्या हो रहा है, एक बार घट रहा है, फिर एक बार बढ़ रहा है, एक बार घट रहा है, एक बार बढ़ रहा है। कितना घट रहा है, तो -2 घट रहा है, +2 बढ़ रहा है। इसी पैटर्न से आगे भी बना देना है। बाकी आप लोग बताइए क्या आंसर होने वाला है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका आंसर डी होने वाला है। चलिए 75 की ओर चलते हैं। विकास है तो प्रगति है, तो ठहराव का क्या होगा, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में इसका क्या होने वाला है। ठहराव मतलब क्या होगा, गिरावट हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की ओर चलते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। जब हार्ड वाटर होता है जिसे कठोर जल बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट या तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें क्या होता है बताओ बाबू, कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम कहाँ पे, ऑप्शन डी में है, तो आंसर टिक कर दो। चलो 77 की ओर चलते हैं।
यदि किसी राज्य विधानमंडल के सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न निर्णय हेतु भेजा जाएगा कहाँ पे? राज्यपाल के पास, निर्वाचन आयोग के पास, उच्चतम न्यायालय के पास और राष्ट्रपति के पास। कहाँ भेजा जाता है बाबू? राज्यपाल के पास भेजा जाता है। इस चीज को भी याद रखना है आप लोग को। और किससे राय लिया जाता है? तो इलेक्शन कमीशन से क्या किया जाता है? राय लिया जाता है। इस चीज को भी याद रखना है आप लोग को। चलिए 78 की ओर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी भक्षक कोशिका है? किस चीज के बारे में पूछ रहा है? भक्षक। कौन कौन से कोशिका है बाबू बताओ? ऑप्शन पढ़ते हैं, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। न्यूट्रोफिल और मास्ट कोशिका है, मास्ट कोशिका है और प्रतिरक्षी कोशिका है, मास्ट कोशिका है और मैक्रोफेज कोशिका है। तो कौन सी कोशिका है बाबू बताओ इसका? इसका है न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की ओर चलते हैं। 79 क्वेश्चन आप लोग चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क में है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए हिंट दे देते हैं आप लोग को। वेन डायग्राम, कुछ पेन नीले है, कुछ पेन नीले है मतलब ब्लू है। कुछ नीले चीज महंगी है, तो कुछ नीले चीज महंगी है, महंगी के लिए हम M कर देते हैं। तो आपसे वही पूछ रहा कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है।